नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज हम बात करने जा रहे हैं इस बार जिस तरह से उत्तरांचल में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में और पंजाब में जो प्राकृतिक आपदा आई है उस पर कुछ चर्चा करेंगे। ये जो आपदा आई है, अचानक से कभी भूस्खलन हो जा रहा है, लगातार बादल फटने की भी सूचनाएं मिलती रह रही हैं। उसकी वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरा इन सभी राज्यों की स्थिति आज बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। लोगों की हालत बहुत ख़राब है। घर तबाह हो चुके हैं, उनके जो प्रतिष्ठान थे वो तबाह हो चुके हैं, सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं। वहाँ के निवासियों के लिए जीवन यापन करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आईआईटी बीएचयू के पहले निदेशक रहे प्रोफेसर एस.एन. उपाध्याय जी के आप सर सामने स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने बताया सर कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पंजाब हो गया, उत्तरांचल हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जो ये प्राकृतिक आपदा आई है, ये किन वजहों से है, इसको किस रूप में देखा जाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने बहुत कुछ इस पर काम भी किया है। धन्यवाद अजय जी। मैं मौसम विज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो मेरी समझ है इन आपदाओं के बारे में, उस पर आपसे कुछ विचार साझा करूँगा और आपके श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी। सबसे पहले तो ये आपसे कहना चाहूँगा, आपके दर्शकों को भी, कि जहाँ पर ये घटनाएं घटी हैं बादल फटने की, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, वो हिमालय की पर्वत श्रृंखला जिनमें ये राज्य हमारे देश के अवस्थित हैं, वो थोड़ी कमज़ोर है, फ्रेजाइल है, क्योंकि वो उतनी मजबूत नहीं जैसा विंध्याचल पर्वतमाला है या अरावली पर्वतमाला है या दक्षिण भारत के जो हमारे नीचे के पर्वतमालाएं हैं। जी। तो वो कमज़ोर हैं और उनमें अगर हम कुछ सड़क बनाएंगे, टनल बनाएंगे, ऊंचे ऊंचे मकान बनाएंगे, पेड़ काट डालेंगे, तो ये सब समस्याएं आती रहेंगी। तो इन समस्याओं का मूल कारण तो हम आदमी लोग ही हैं, मनुष्य लोग हैं। तो हमने बिना प्रकृति की परवाह किए निर्माण शुरू कर दिया, टनल बनाना शुरू कर दिया, हाईवे बनाना शुरू कर दिया, हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाना शुरू कर दिया। अगर ये संभव शुरू में भी होता, जहाज़ नहीं थे लेकिन फिर भी आने जाने की तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते ही थे। तो हमारे पूर्वज भी जब बड़े बड़े मंदिर दक्षिण भारत में जगहों पे बनाए हुए हैं, तो वहाँ भी सड़कें बना डाले होते, लेकिन उनकी समझ कुछ ऐसी रही होगी कि ये पर्वतमाला जो है इतनी मजबूत नहीं है कि यहाँ सड़क बन सके और इतने लोग एक साथ आ जा सकें। उस पर ध्यान दिए बिना भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने पर्यावरण के नाम पर, पर्यटन के नाम पर, विकास के नाम पर जो परियोजनाएं लागू की हैं, उसका ही ये सब दुष्परिणाम है कि इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ निर्माण शुरू हो गए, इतनी ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ पहुँचने लगी, इतनी ज़्यादा संख्या में पेड़ कट गए, इतनी ज़्यादा संख्या में पानी का निकासी शुरू हो गई। तो सारी जो प्राकृतिक परिस्थिति थी पुरानी, वो सब परिवर्तित हो गई। उसका ही दुष्परिणाम है कि हम बादल फटने वगैरह की समस्या हमको दिखाई दे रही है। पंजाब की समस्या थोड़ी दूसरी, उस पर अलग से बात करूँगा इस बातों पर बात करने के बाद। तो बादल फटने का कारण ये है कि एक तो ये अचानक होता है। इसकी भविष्यवाणी नहीं ठीक करना अभी भी संभव नहीं है, हमारे देश के लिए भी संभव नहीं है, दूसरे देशों में भी यही समस्या होती है। क्योंकि ये जो बादल फटने की समस्या होती है, थोड़े स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में बादल बनते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं और उसमें जो जलवाष्प होता है वो घनीभूत होकर बूंदों के रूप में नीचे
आ जाता है अचानक से धरती पर। जी। तो चूंकि इसका इतिहास पूरा का पूरा पता नहीं है कि कहाँ पर कब हुआ कैसे हुआ, इसलिए जो मॉडल बने हैं भविष्यवाणी के लिए वर्षा के बारे में, वो इन पर खरे नहीं उतरते हैं। और ये समस्या सभी देशों में है। जापान में भी ऐसी आपदा होती है, वहाँ भी बादल फटते हैं, दूसरे देशों में भी फटते हैं। तो चूंकि वो मॉडल साल भर की मौसम बरसाती मौसम कैसा होगा, कैसे पानी बरसेगा, कैसे बर्फबारी होगी यूरोपीय देशों में या ध्रुवीय प्रदेशों में, उन सब का आकलन करके साल 2 साल 10 साल 15-20 साल के आंकड़ों के आधार पर वो मॉडल बनाए गए हैं। तो वो तो थोड़े सटीक निकल आते हैं भविष्यवाणी से, उनके निष्कर्ष। लेकिन बादल फटने की जो मॉडल है वो स्थानीय होने के कारण, समस्या स्थानीय होने के कारण उतने सटीक नहीं है और बने भी नहीं हैं, क्योंकि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तो एक तो ये कमजोरी है कि भविष्यवाणी उसकी नहीं हो पाती है। दूसरी कमजोरी ये है कि दूसरे देशों में जो साधन संपन्न है, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो बादल फटते ही सूचना टेलीफोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए प्रशासन को मिल जाती है, स्थानीय लोगों को मिल जाती है, और उस पर काम शुरू हो जाता है, बचाव का प्रबंध का काम शुरू हो जाता है, जो समस्या आई है उसके निजात का। लेकिन हमारे देश में कनेक्टिविटी नहीं है, सब जगह इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सरकारी अमला भी सुस्त है, जो स्थानीय निकाय के लोग हैं, पंचायत के या नगर निगम के या नगर पालिका के, वो भी सुस्त हैं। तो कुल मिलाकर संपर्क का कार्य जो है धीरे धीरे होता है और बचाव कार्य भी धीरे धीरे होता है। तो ये मूल समस्या है जिसके चलते हमें इन सब आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आपने जो शुरुआत में आपने कहा कि जो वहाँ की पर्वतमालाएँ जो हैं वो बहुत उतनी मजबूत नहीं हैं, और वहाँ पर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है आधुनिकीकरण के साथ साथ, रास्ते सुगम करने के लिए, मंदिरों में जाने के लिए टनल बनाए जा रहे हैं, अंदर ट्रेन के लिए अलग से रास्ता बन रहा है, हेलीपैड वगैरह बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत दिनों से देखी जा रही हैं। काफ़ी पीछे चले जाइए, उसके तब भी वो था, तो अचानक से इधर नहीं, बहुत दिनों से नहीं है, अभी थोड़ा ज़्यादा तेज़ी आ गई है। पन बिजली योजनाएं हैं, तो टनल बन के पानी इधर से ले जाके उससे बिजली बनाइए, रेलगाड़ी के लिए रास्ता बनाइए, सड़क मार्ग छोटा हो जाए, आसानी से लोग पहुंच जाएं, तो उसके लिए टनल बनाइए। तो ये इधर थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुआ है, और आबादी भी बहुत बढ़ गई है पर्यटन के नाम पर, और ठंडी जगह रहने के लिए सरकार के प्रोत्साहन के चलते वहाँ व्यवसाय बढ़ जाएगा पर्यटन से, उसके चलते लोगों की आबादी इन स्थानों पर ज़्यादा बढ़ गई पहले की अपेक्षा। पहले कम लोग होते थे, छोटे छोटे गांव होते थे, छोटे छोटे शहर होते थे, अब बड़े बड़े शहर हो गए हैं, विकास हो गया है, उद्योग खुल गए हैं वहाँ पर। तो इन सब का प्रभाव पड़ा है, ऐसा नहीं कि एक दिन में पड़ा है, धीरे धीरे पड़ा है। लेकिन पहले आप ठीक कह रहे हैं कि पहले भी ये सब विकास के कार्य होते रहे हैं, लेकिन उनमें तेज़ी आ गई है। और बिना विचारे आईएएस के कहने पर या स्थानीय लोगों के दबाव पर, नेता के दबाव पर सरकार योजना बनाकर लागू कर देती है। उस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, और बिना सम्यक विचार किए अगर कोई योजना लागू कर देंगे उसके दुष्प्रभाव के बारे में बिना सोचे, तो यही परिस्थिति होगी जो आपको दिखाई दे रही है, इन राज्यों के निवासियों को झेलना पड़ रहा है। नहीं, वो मैंने इसलिए कहा कि लगभग 20 साल पहले की हम बात करें, 10-11 साल तो सामने दिखाई दे रहा है, इसके पहले 10 साल जब वहाँ पर बाकायदे बांध बनाए जा रहे थे, जो आपने बताया कि पनबिजली परियोजनाएं स्थापित की जा रही थी, उसका आप लोगों ने मिलकर के बहुत विरोध किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस पर कुछ चीज़ों पर रोक भी लगी थी। वो सारी चीज़ें फिर से ओपन हो गई हैं क्या? हाँ, बहुत सी फिर से शुरू हो गई, नई योजनाएं शुरू हो गई हैं। एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में उत्तराखंड को अगर छोड़ दें, दोनों जगह भाजपा की सरकार है,
हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में तो खैर लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज्य है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना बनाने वाले और उसका क्रियान्वयन करने वाले लोगों में और राज्य सरकारों के लोगों में कुछ अच्छा तालमेल नहीं है। जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनमें भी अच्छा तालमेल नहीं है। वो हिम्स और फैंसी जिसको बोलते हैं ना, उनकी जिद पर योजनाएं लागू हो जाती हैं। वो नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्होंने कहा है हमारी पार्टी के हैं तो उनके क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लेकिन विकास किस तरह का होना चाहिए, प्रकृति का विध्वंस करके या प्रकृति के साथ मिलकर विकास होना चाहिए, इस पर नहीं सोचा जाता। इसीलिए ये सब समस्याएं आ रही हैं। उस पर सोचने की आवश्यकता है कि प्रकृति को बचाए रखकर कैसे विकास किया जा सकता है, किस तरह की योजनाएं लगाई जानी चाहिए उन क्षेत्रों में जिससे कि उनके लोगों को खेती बाड़ी का जो काम है, फलों के उत्पादन का जो काम है, उस पर प्रभाव न पड़े, रसायनों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करना पड़े। सब जगह उद्योग लगा दें, सब जगह दवाई का कारखाना लगा दें या खाद का कारखाना लगा दें, ये उचित नहीं है। क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी जो लगाई जाती है वो एक तो परिवर्तनशील होती है, समय के साथ उस टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, नई मशीनें आती हैं तो उसको पुरानी को हटाकर पुरानी को तोड़कर नया बनाना पड़ता है। दूसरा, उसमें टेक्नोलॉजी में भी कौन से स्थान पर कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई जानी चाहिए, इस पर भी विचार नहीं किया जाता। हमारे यहाँ यूरोप में लगा है तो हिमाचल में भी लगा दो, उत्तराखंड में भी लगा दो, क्योंकि वहाँ भी ठंडा है, यहाँ भी ठंडा है, वहाँ भी सेब उत्पन्न होता है, यहाँ भी सेब उत्पन्न होता है, तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ भी लगा दो। तो ये सोच थोड़ी गलत सोच है। कौन सी टेक्नोलॉजी किस स्थान के लिए उपयोगी है और कैसे उसका उपयोग स्थानीय परिस्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए, इस पर सोचने की आवश्यकता है, ताकि इन समस्याओं से कुछ छुटकारा मिल सके। एक शब्द है शहरों के लिए, आपको आप देखे होंगे, खुद भी महसूस किए होंगे, जब गांव से शहर की ओर आते हैं तो गांव का तापमान थोड़ा ठंडा होता है जी, और शहर का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है। आप बनारस के रहने वाले हैं, तो जब मैं बनारस पढ़ने आया था तो शहर से विश्वविद्यालय परिसर में आने पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अंतर उस समय 55, 56, 60 के दौरान दिखाई देता था। अब वो घट के 2-3 डिग्री हो गया है। फिर भी अंतर दिखाई देता है अभी, हाँ दिखाई फिर देता भी है, अंतर दिखाई अभी भी देता है। अंतर है, लेकिन अब थोड़ा दायरा जो है 5 की जगह 2-3 डिग्री हो गया। हाँ, तो हर पेड़ वहाँ भी कटे। तो उनका कारण ये था कि बीएचयू के अंदर बहुत पेड़ थे, डीएलडब्ल्यू में बहुत पेड़ हैं। हाँ, अब बीएचयू के अंदर पेड़ कट गए, चारों तरफ जो कॉलोनी नहीं थी, गांव था, छोटे छोटे घर थे, उसकी जगह बड़े बड़े मल्टी फ्लैट बन गए, तालिकाएं बन गई, पानी की निकासी बढ़ गई, पेड़ कट गए, तो पूरा वायु का प्रवाह था, जो तापमान का विसरण था, वो सब परिवर्तित हो गया। तो 2 शब्द हैं, एक तो थर्मल हीट आइलैंड जी, शहरों के ऊपर तापमान जो होता है आसपास के गांवों से थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई तक ज़्यादा होता है, और हवा का प्रवाह भी गांव की ओर से शहर के ऊपर से होकर ऊंचाई तक जाता है जी। उसको अर्बन डस्ट डोम बोलते हैं। तो अर्बन डस्ट डोम के चलते जो धूल के कण हैं छोटे छोटे, वो ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं शहरी क्षेत्रों में। तो इस तरह के जो शहरी विकास हुए हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में, उनका भी योगदान रहा है। धूल के कण ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, गाड़ियां जाती, उनका धुआं, उनसे निकलने वाले धुएं के कण, काले काले जो कण निकलते हैं, वो सब ऊंचाई तक पहुंचते हैं। और बादल भी गर्म होकर पानी की भाप के साथ ऊपर की ओर पहुंचता है। हिमालय से जो मानसून आता है वो भी थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाता है। पेड़ वगैरह कट गए हैं, कम हो गए हैं, तो उनका जो विसरण होता था, डिस्पर्सन होता था, वो कम हो गया। तो ज़्यादा ऊंचाई तक जाकर जल्दी घनीभूत होकर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उनके लिए मेरे दृष्टिकोण से, मेरे विचार से, उनको न्यूक्लिएशन साइट का काम करते हैं, उस पर केंद्रीकरण हो जाता है और बारिश जल्दी से एक ही स्थान पर उस छोटे से दायरे में अचानक से आ जाती है और ये विपत्ति हमें देखनी पड़ती है। तो इन विकास के कारण ये जो परिवर्तन हो रहे हैं वायुमंडल में, उस पर भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत, ताकि किस तरह का विकास किया जाए, किस तरह के घर बनाए जाएं, ताकि ये सब समस्याएं कम हो सकें या उनसे छुटकारा पाया जा सके। कुछ मॉडल आप पेश कर सकते हैं?
मॉडल तो पहले लकड़ी के घर बनते थे गांव शहरों में, इन राज्यों में, जी। क्योंकि ये ईंट पत्थर वाले घर होते नहीं थे। अब वो ईंट पत्थर वाले बनने लगे, लकड़ी के घर गिरते थे, स्थानीय कच्चा माल होता था। तो उस विधि को सोचने की ज़रूरत है। जापान में अभी भी लकड़ी के घर, बांस के घर बनते हैं, वो पत्थर के घर सब जगह नहीं बनते। तो यहाँ भी जहाँ ज़रूरत नहीं है मल्टी फ्लैट बनाने की या स्टील कंक्रीट से 5 मंजिला 10 मंजिला घर बनाने की, वहाँ छोटे छोटे कम ऊंचाई के घर बनाए जाएं, हवादार बनाए जाएं, उसमें रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रोशनी आ सके, तो इन सब समस्याओं से छुटकारा भी मिल सकता है और कुछ या कमी भी लाई जा सकती है। लेकिन जो सरकार का जो दृष्टिकोण है कि पर्यटन को हम जितना बढ़ावा देंगे उसके अनुसार जो डिमांड है पर्यटकों की, उसके अनुसार हम इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करेंगे तभी तो पर्यटक आएंगे। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो पर्यटक के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि सब जगह माल खोल दिया जाए। बनारस में पर्यटक आते हैं गंगा में स्नान करने, शिव जी का दर्शन करने, माल देखने तो नहीं आते हैं। इससे अच्छे अच्छे माल तो दिल्ली में, गुड़गांव में, बेंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में हैं या विदेशों में हैं। तो यहाँ तो प्राचीन परंपरा कैसे बनारसी लोग सदियों से अपनी संस्कृति को संजोए हुए, सनातन धर्म का पालन करते हुए, गंगा से जुड़ाव रखते हुए, शिव जी का दर्शन करते हुए कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, सीधे साधे कपड़ों में रहते हैं, उसको देखने आते हैं। माल देखने तो आते नहीं हैं। तो माल सब जगह बनाने की ज़रूरत तो है नहीं मेरे दृष्टिकोण से। अब सरकार चाहे जो सोचे, पर्यटन को बढ़ावा देने के दूसरे भी उपाय हैं, दूसरे भी तरीके हैं। वहाँ अच्छी हरियाली हो, साफ़ सुथरे हवा हो, छोटे छोटे घर हों, कॉटेज जैसा, दूर दूर स्थानों पर जहाँ आसानी से लोग पहुँच सकें। कोई समस्या है तो उनको दवाई दारू मिल सके, उनका समस्या का निदान हो सके, ये सब व्यवस्था करनी चाहिए पर्यटकों के लिए। ज़रूरी नहीं कि मल्टी फ्लैट और 20 मंजिला 30 मंजिला होटल बना दें या घर बना दें। दूसरी चीज़, जैसा कि हम लोग भी, हम सब भी ये जानते हैं कि पहले जो लोग तीर्थयात्री जाते थे, चाहे वो वैष्णो देवी जाते हों, चाहे वो केदारनाथ जाते हों, बद्रीनाथ जाते हों, वहाँ जाने में बहुत दुर्गम रास्ते हुआ करते थे और एक सर्टेन एज के बाद लोग निकलते थे और ये मान करके चलते थे कि अगर चले जाएंगे, दर्शन हो गया तो भी ठीक है, लौट करके आ गए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। लेकिन उन सब दुविधाओं से, उन जो तकनीक गड़बड़ियाँ, दिक्कतें आती थी, उन दूर करते हुए जो रास्ते बनाए जा रहे हैं, चाहे आप रोड सड़क के माध्यम से जाना चाहें या ट्रेन के माध्यम से जाना चाहें, हवाई जहाज़ के माध्यम से जाना चाहें, तो उनका भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या? कुछ तो पड़ेगा ही, क्योंकि सड़क बनाने के लिए चट्टानें काटी जाएंगी, रेल लाइन बिछाने के लिए चट्टानें काटी जाएंगी, हेलीपैड बनाने के लिए चट्टानें काटी जाएंगी, पेड़ काटे जाएंगे, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सब पर सोचकर तब विकास का जो कार्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है उसको किया जाना चाहिए। उस पर रोक लगाने के अनुशंसा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तरीके में परिवर्तन की ज़रूरत है ताकि पर्यटन भी होता रहे। पहले भी लोग जाते थे, आपने सही कहा कि पहले लोग जाते थे, पता नहीं कि लौट के आएंगे नहीं आएंगे। तो मेरे गांव के लोग जब क्या बोलते थे, कौन सा तीर्थ यात्रा, चार तीर्थों की यात्रा, चार धाम की यात्रा करने जाते थे, तो बाजा वाजा बजा के उनकी विदाई दी जाती थी, पता नहीं लौट के आएगा कि नहीं लौट के आएगा। और आते थे तो भोज भात होता था कि सही सलामत दर्शन करके आगे प्रसाद बढ़ता था। तो वो एक तरह से नियंत्रित भी करता था दुर्गम रास्ता होने से जाने वाले लोगों को। लेकिन अब तो जो धार्मिक आस्था नहीं रखने वाले नहीं हैं, वो भी मौज मस्ती के लिए चले जाते हैं। जी जी जी, एक बात आपने बहुत सही कही कि तीर्थ यात्रा करने के लिए, चारों धाम की यात्रा करने के लिए पहले लोग एक अवस्था के बाद उन स्थानों पर जाते थे। आज वो पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। ये सबसे ज़्यादा घातक हो रहा है, क्योंकि
पिकनिक स्पॉट में जाकर के अब टीनेजर्स अगर जाएंगे, या आजकल बहुत प्रचलित है जेनजेड, ये लोग अगर वहाँ पहुँचेंगे तो उनकी जो आज की जो सोच है, रील बनाना है, उनका जो खान पान का जो अपना सलीका है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। सही आपने कहा कि जो सड़कें हैं, बसें जाएंगी या मोटर वाहन जो भी जाएगा, उससे भी जो कुछ गैस निकलेगी, जो धुआं निकलेगा, जो कार्बन निकलेगा, वो भी होगा। और इसके साथ साथ ट्रेनें जाएंगी तो वो आप इलेक्ट्रिसिटी से भी, इलेक्ट्रिक ट्रेन जाएगी तो भी उसके लिए आपको उतनी इलेक्ट्रिक चाहिए, बिजली चाहिए। बिजली के लिए आप उन पन बिजली योजनाओं का इस्तेमाल करेंगे या थर्मल पावर प्लांट के ग्रिड से बिजली ग्रिड से बिजली देंगे। वो सारी चीज़ें मिल करके आपने, हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो बातचीत हुई उसके अनुसार इन पहाड़ों की जो स्थिति है, पर्यटन के लिहाज से उनको जरूर डेवलप किया जाए, लेकिन जो भौगोलिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जाए। वहाँ माल या बड़े बड़े होटल बनाने की जगह छोटे छोटे कॉटेज बनाने जाए, प्रबंधन उसका ठीक किया जाए और थोड़ा नियंत्रित तरीके से रहने को बाध्य किया जाए। होटल में जाके हम कोई उत्पाद तो नहीं कर सकते, कमरे के अंदर भले कर लें, लेकिन पब्लिक प्लेस में तो हम जो होटल का नियम कानून है उसका पालन करते हैं। तो ऐसे स्थानों पर अगर युवा पीढ़ी जाती है तो उनको भी नियम कानून का पालन करने के लिए बाध्य करना होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन सब जगह तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। मैं एक घटना आपको बताऊंगा। एक अमेरिका की कहानी है, सही घटना भी हो सकती है। एक युवा हाथ हिलाते हुए सड़क पर चला जा रहा था, उधर से एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे थे, तो उसके हाथ हिलाने में उनकी नाक पर उसका मुक्का लग गया। तो उन्होंने कहा, यंग मैन व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? बोले डोंट यू नो, उसने कहा डोंट यू नो सर, टुडे इज अमेरिकाज फ्रीडम्स डे। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यंग मैन, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। तो ये हमारे नई पीढ़ी को भी ये बताने की जरूरत है कि ये स्वतंत्रता की कोई सीमा है, आबाद नहीं है वो। नहीं, ये आपने अमेरिका की कहानी के रूप में बताया। हमको याद आता है कि हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो टेक्स्ट बुक में ये स्टोरी हम लोगों को पढ़ाई जाती थी, रूल्स ऑफ द रोड करके, कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है, वहीं समाप्त हो जाती है जहां दूसरे की स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। तो वो नाक वाला जो उदाहरण दिया आपने, वो भी उसमें हम लोगों को पढ़ाया जाता था। इन पहाड़ों के लिए जो आपने बताया, उसका एक वाक्य में अगर हम बात करना चाहें तो नियोजित ढंग से भौगोलिक इस परिस्थितियों को जानते हुए, उस समझते हुए, उस अनुसार टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए। जो नकल करके कि हम अमेरिका से या इंग्लैंड से, वहाँ भी ठंडा पड़ता है जैसे आपने बताया, कि उसकी नकल करके हम उसको विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो इस तरह की नतीजे ही आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक बहुत जोड़ना चाहूँगा कि समन्वय, जी, जो विभिन्न कार्यदायी संस्थाएं हैं, सरकारी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, स्थानीय पंचायत की या नगर पालिका की, दूसरे एनजीओ वगैरह हैं, उनमें समन्वय की आवश्यकता भी है। त्वरित काम कर सकें, समन्वय के हिसाब से काम कर सकें, तब इन आपदाओं से जल्दी निजात जो भुक्तभोगी हैं उनको मिल जाएगा। जी 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 जी। दूसरा प्रश्न सर, जो हमारा आपने कहा था कि पंजाब के बारे में, पंजाब में जो स्थिति हुई है उसके लिए क्या देखिए, पंजाब में बादल फटने की समस्या तो हुई नहीं है। नहीं, वहाँ तो बाढ़ आई। पंजाब में बाढ़ आई है, और बाढ़ जितनी नदियाँ आती हैं वो हिमाचल से आती हैं या जम्मू कश्मीर से आती हैं, और पंजाब और हरियाणा के मैदान से होते हुए फिर वो अरब सागर में, चाहे सिंधु नदी के साथ मिलके जाएं या किसी और की नदी के साथ मिलके जाएं, जाती हैं, या यमुना में मिलके इधर की ओर चली आएँ, गंगा में मिल जाएं। तो एक तो खेती को बढ़ावा देने के लिए पंजाब और हरियाणा में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हुई है। मालूम नहीं आप हरियाणा पंजाब कब गए हैं? मैं 5 साल तक लगातार
एक कॉलेज का मैनेजिंग कमेटी का मेंबर था, यूजीसी का मेंबर था। तो लगभग पूरे पंजाब और हरियाणा का दौरा, दिल्ली से चंडीगढ़ तो जहाज़ से जाते थे, कभी कभी दिल्ली से गाड़ी से भी जाते थे। तो खेत बढ़ाने के लिए जो बाग बगीचे थे वो काट डाले गए हैं ताकि खेत का रकबा बढ़ जाए, ज़्यादा खेती हो सके। और खेत में किनारे जो पेड़ वेड़ होते हैं ऐसे पेड़ लगा दिए गए हैं जिनमें ज़्यादा डाल नहीं होती है, जिनकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। और जो पेड़ की जड़ें हैं केवल पेड़ को संभालने का काम नहीं करती हैं, जो बरसाती पानी है, जो अन्य स्रोतों से पानी आता है मैदानी भाग में, उसको नीचे धरती के नीचे पहुंचाने का भी काम करती हैं। जी। और चाहे वो बट का वृक्ष हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे आम का वृक्ष हो, 7-8 फीट से ज़्यादा गहरा जड़ें नहीं होती हैं। फैलाव ज़्यादा होता है जितने बड़ा वृक्ष होता है उनका, गहराई ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए जब सड़क वड़क बनाई जाती है तो पेड़ काटने के बाद जड़ से खोदकर पेड़ को आसानी से निकाल दिया जाता है और फिर सड़क बना दी जाती है। तो खेती बढ़ाने के लिए हरियाणा के और पंजाब के किसानों ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की। बारिश का पानी जो बरसता है उनके ज़मीन पर वो तो इकट्ठा हो ही गया, ऊपर से बाढ़ का आ गया तो नीचे जा नहीं पाया। फिर वहाँ भी सड़कें बनी हैं, उसमें प्रवाह का ध्यान नहीं रखा गया कि नेचुरल जो जल का प्रवाह है प्राकृतिक रूप से किधर से किधर की ओर है। बिना नाली बनाए, बिना पुलिया बनाए सड़क ऊंची कर दी गई तो इस तरफ का पानी उस तरफ नहीं जा सकता, उधर का इधर नहीं आ सकता। तो ये सब समस्याएं हरियाणा और पंजाब दोनों में हुई हैं और पेड़ों की कटाई भी हुई है। तो उसको अगर फिर से ठीक किया जाए, पुरानी सड़कों को खोदा तो नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ पानी का प्रवाह बाधित हुआ है इधर से उधर जाने आने में, वहाँ पुलिया बनाई जाए, अंडरपास वगैरह ठीक से बनाया जाए जिससे पानी निकल जाए बिना सड़क को अव्यवस्थित किए, कम खर्चे में। उस पर सोचने की ज़रूरत है ताकि बरसाती पानी नीचे भी जाए। भूगर्भीय जल की निकासी भी पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा है। इसलिए वहाँ का जो भूगर्भीय जल की गुणवत्ता है पूरे देश की गुणवत्ता से अत्यधिक खराब है, क्योंकि नीचे पानी जा ही नहीं पाता है। तो उस सोच पर थोड़ा परिवर्तन की ज़रूरत है ताकि पेड़ वो लगाएं लोग, वहाँ के जड़ें के माध्यम से पानी नीचे पहुँचे। और केवल एक तरह का पेड़, यूकलिप्टस के पेड़ से जड़ सिंचित नहीं होगा, घास का मैदान भी होना चाहिए, छोटे पौधे भी होने चाहिए। इसीलिए जंगल में तरह तरह के पौधे होते हैं, ऊंचे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं। तो उस तरह की प्राकृतिक व्यवस्था जहाँ संभव है, जो खाली स्थान है वहाँ करने से बाढ़ की समस्या पर रोक लगाई जा सकती है। और कैसे उसका बरसात के पानी का या बाढ़ के पानी का कहीं किसी तालाब में या कोई नदी या कोई झील सूख गई है उसमें डाइवर्ट करके कैसे उसको एकत्र किया जाए ताकि जो पानी कम बरसे या ज़रूरत हो तो उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए या उद्योग के लिए किया जा सके। इन पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो अभी जो वर्तमान समस्या इस वर्ष देखने को मिली है बाढ़ की, थोड़ी इस बार ज़्यादा दिख गई है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। मतलब आपका कहना है कि मेन चीज़ ये है कि चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, आपको नियोजित ढंग से उसके लिए एक फुल प्लान बनाना होगा, उसका रोड मैप तैयार करना होगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रकृति के साथ जितना उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे वो हम सब के लिए घातक होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बहुत सारी जानकारी मिली और हमारे दर्शकों को भी। आप सब से ये अनुरोध कि आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर हमको बताएंगे। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, अजय त्रिवेदी। धन्यवाद।